जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निकालें। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट को देखेंगे और आज आप लोगों का फाइनेंस का लेक्चर भी होगा। ठीक है, उसकी डिस्कशन भी होगी। अगर जिसके लेक्चर कंप्लीट हो गए, जिसके अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए तो वो तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ठीक है सर है जी। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सोफिया ट्रेडर for the year ended 30th June 2018. इक्विपमेंट कॉस्ट बताई हुई है, accumulated depreciation, व्हीकल, फिर accumulated depreciation उसकी, इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक आपको बता दिया, ट्रेड रिसीवेबल, अलाउंस, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको बता देगी, एडवांस, बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट के साथ उसने एक हमें डेट बताई है, इसका मतलब है 1 फेब 2017 को आपने बैंक डिपॉजिट करवाया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ईयर एंड तक, अब तक अगर ईयर एंड तक 1 साल से ज्यादा टाइम बन रहा हो तो 1 साल लेना है। अगर ईयर एंड तक 1 साल से ज्यादा टाइम बन रहा हो तो 1 साल लेना है, और अगर 1 साल से कम टाइम बन रहा हो तो कम टाइम लेना है। ठीक है, क्योंकि साल से ज्यादा टाइम हम ले नहीं सकते, कम टाइम ले सकते हैं, क्योंकि अगर कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की होगी तो कम टाइम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें 1 फेब 2017 से मुराद ये है कि 1 साल से ज्यादा टाइम बन रहा है। ठीक है, तो हम फिर 1 साल का इंटरेस्ट इनकम लेंगे। वो कैसे लेंगे वो हम देखते हैं। कैश एट बैंक, फिर कैपिटल, फिर ड्राइंग्स, ट्रेड पेएबल, एक्रूवल एंड अदर पेएबल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, salaries and utilities, rent, discount allowed and received, other expense, insurance। अब इंश्योरेंस के बारे में दो बातें आ गई, एक इंश्योरेंस प्रीपेड गिवन है और एक इंश्योरेंस यहां पर गिवन है। ये दो बातें आ गई। इसके लिए आपको याद होगा हम लेजर भी बना लेंगे जैसे हम बनाते थे एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट में। उसके बाद बैड डेट्स गिवन है, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट। ये देखिए, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट 82। इसकी बात मैं अभी खत्म कर देता हूं। आप लोगों ने करना क्या है, ये आपके पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है 1400 और 82 उसकी इनकम पड़ी हुई है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, 1400 का 7% लेना है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस वाली बात और इंटरेस्ट इनकम वाली बात दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो 1400 का 7% ले जरा, और अगर साल से 198। अब बात सुनिए पूरी जरा। सिर्फ 98 है सर 98। अच्छा सिर्फ 98, जी सिर्फ 98 है। ठीक है, अब जरा काम चेक करें कि 98 इंटरेस्ट बनता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कितना नजर आ रहा है, 82। जो बाकी की अमाउंट है उसका मतलब है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कि अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड बनता 98 है, अभी तक 82 मिल चुका है। गॉट इट? तो इसमें हम क्या करेंगे, 98 में से माइनस कर देंगे 82। 98 में से 82 माइनस करो, कितना बनता है, 16। अब ये जो 16 आपके पास आ रहा है इसके बारे में ये है कि ये अर्न हो चुका है, अक्कर हो चुका है, लेकिन मिला नहीं है, तो एडजस्टमेंट 16 की करेंगे। इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होती है। अब इस 16 का क्या करेंगे भला, इस 16 को इनकम में ऐड कर देंगे और करंट एसेट में भी लिखेंगे, मतलब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ऐड इनकम
और करंट एसेट भी जाएगा, तो 16 एक तो इसमें ऐड हो जाएगा 82 में, 16 एक 82 में ऐड हो जाएगा, और दूसरा ये करंट एसेट में भी जाएगा 16। ठीक होगी बात। तो अब आपकी अदर इनकम में चला जाएगा 82 प्लस 16, 82 प्लस 16, और ये वाला 16 फिर आपकी इनकम में भी चला जाएगा, सॉरी करंट एसेट में भी चला जाएगा। ओके होगी बात। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन थे वो बेसिक थे, अब हमारे क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट होने लगे। तो एक एक चीज मैं आपको कोशिश करूंगा कि बड़े आसान और डिटेल तरीके से बताऊं ताकि आपके क्वेश्चन सारे हो जाए, तो इसलिए एक्टिव होकर बैठिए। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 7400, क्योंकि इन 1000 में डाटा है तो इसके लिए 7400 बोला। इन्वेंट्री इंक्लूड goods costing rupees 240 which were damaged in the warehouse. These goods can be sold 250 after incurring cost rupees 16. तो जनाब सबसे पहले हमारे पास हम आपको याद होगा कि हम अपना स्टॉक लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। किस पे लिखते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो कहता है कि आपके स्टॉक के अंदर ये 240 शामिल है जिसकी जो कि सेल हो सकता है 250 का, और उसकी सेल वैल्यू है 60। तो पहले मैं इसकी वर्किंग आपको करवा देता हूं। हमारे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 7400 का, 7400 का। ठीक होगी बात। इसके अंदर एक ऐसा स्टॉक है जिसकी कॉस्ट 240 है, जिसकी सेल प्राइस 250 है, जिसके ऊपर सेलिंग एक्सपेंसेस 16 लगेंगे। ये सवाल है। तो हमने ये देखना है कि इसका कॉस्ट कम है या एनआरवी कम है। तो एनआरवी कितनी आएगी? 236 234 234 सर। आप लोगों का ना किसी का 234 आएगा सर। किसी का एक नंबर ज्यादा आ रहा है, किसी का एक नंबर कम आ गया। सबकी तबीयत ठीक है, कोई 16 की जगह 17 बोल रहा है, कोई सर रोजा लग रहा है सब। इतनी जल्दी रोजा लगना शुरू हो गया। चले हमारी तरफ बारिश भी हुई है। चले बस यहाँ पर देखें, कॉस्ट 240, एनआरवी 234। तो इस स्टॉक को स्टॉक के अंदर किस वैल्यू पे शामिल होना चाहिए, कॉस्ट पे या एनआरवी पे? एनआरवी पे। एनआरवी। हम लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ओके होगी बात। अब अगर हमने उसने लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन के अंदर देखें ना, उसने लिखा हुआ है इन्वेंट्री इंक्लूड, इन्वेंट्री में शामिल है 240 से, 240 से इन्वेंट्री में लिखा हुआ है, उसको 234 पे लिखा होना चाहिए। तो बताएं अपने स्टॉक में, या तो ऐसा करो, दो तरीके इसके हैं, 240 माइनस कर दो और 234 ऐड कर दो, या फिर ऐसा करो डायरेक्ट 7400 में से 6 माइनस कर दो। दोनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगता है कर ले, क्योंकि 240 से लिखा हुआ है 234 पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7394, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक हो की बात। तो अब आपने ये क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह पर, कॉस्ट ऑफ सेल में भी यही लिखना है और करंट एसेट में भी यही लिखना है, 7394। गॉट इट। चलें जी आगे चलते हैं। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट होगी कि कॉस्ट ऑफ सेल में और क्लोजिंग और करंट एसेट में हमने लिखना है 7394।
ये एडजस्टमेंट को मैं टिक करने लगा। अगला सवाल देखिए, रेंट इंक्लूड, रेंट में शामिल है पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट 240 रुपए एनुअल रेंट एक्सपायरिंग ऑन 30th नवंबर, जो कि एक्सपायर होगा 30th नवंबर को। आपको पता है हमारा ये रेंट क्या है? 30 जून। लेकिन अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, फॉर ऑनर रेजिडेंस, जो ऑनर रेजिडेंस के लिए होता है वो सीधी सीधी ड्राइंग्स होती हैं, उसके अंदर प्रीपेड नहीं फाइंड करते। मतलब ये रेंट के अंदर एक अमाउंट शामिल है जो कि ड्राइंग्स हैं, चाहे वो एक्सपायर हो ना हो, अगले साल की हो पिछले साल की हो, वो सिर्फ ड्राइंग्स कहलाती हैं। तो रेंट से निकाल देंगे, ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे, रेंट से निकाल देंगे, ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे। और अगर एडजस्टिंग एंट्री की बात करें तो रेंट से निकाल देंगे, तो रेंट कर देंगे क्रेडिट और ड्राइंग्स कर देंगे डेबिट 240 से, पूरा 240 से, इसमें कोई प्रीपेड फाइंड नहीं करना। तो रेंट में ये जाकर प्लस हो रहा है, सॉरी ड्राइंग्स में प्लस हो रहा है, रेंट में माइनस हो रहा है। अगर आप अपने ट्रायल बैलेंस को ही एडजस्ट करना चाहते हो तो रेंट में से माइनस कर दो 240। अगर ड्राइंग्स क्वेश्चन के अंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ड्राइंग्स नहीं है तो अलग से लिख देना, ड्राइंग्स में 240 ऐड कर। ठीक होगी बात? डेबिट में ही प्लस हो रहा है और डेबिट साइड में ही माइनस हो रहा है। आगे बढ़ें फिर नेक्स्ट, मैं जिसको टिक करता जा रहा हूं इस उम्मीद के साथ ये कि ये आपको समझ लग चुका है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, प्रीपेड इंश्योरेंस represent premium which was expired on 31st December 2018। कहता है जो प्रीपेड इंश्योरेंस ऊपर आपको नजर आ रही है ना, वो 2018 के अंदर, जनवरी 2018 के अंदर एक्सपायर होगी, मतलब प्रीपेड खत्म होगी। तो बताएं क्या अभी भी उसको प्रीपेड में रहना चाहिए या अब उसको एक्सपेंस बन जाना चाहिए? हमारा ईयर एंड जून है, एक्सपेंस बन जाना है। अब एक्सपेंस बन चुका है, अब ये एक्सपेंस बन चुका है। ठीक होगी बात? अब आ जाए जरा, उसके बाद कहते हैं वाइल इंश्योरेंस रिप्रेजेंट, क्योंकि आपको पता है ऊपर दो बताई हुई है, एक प्रीपेड इंश्योरेंस बताया हुआ है और एक इंश्योरेंस बताया हुआ है, ये मैंने लाइन भी लगाई हुई है कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये तो खत्म हो गई, इसको खत्म कर देते हैं, ये प्रीपेड इंश्योरेंस अब रही ही नहीं, इसको एक्सपेंस में आ जाकर ऐड कर दो, प्री इंश्योरेंस एक्सपेंस के अंदर प्लस 140। इसका लेजर भी बन सकता है, मैं लेजर से भी सिखाता हूं, लेकिन अभी जो सीधा तरीका है उसमें जितना प्रीपेड है वो कहते हैं एक्सपायर हो गया, तो ठीक है हमने एक्सपेंस में ऐड कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए ऐड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट, कहता है जो इंश्योरेंस रिप्रेजेंट है वो 31 जनवरी को एक्सपायर होगा। हमारा ईयर एंड है 30th जून 18, और जो इंश्योरेंस लफ्ज लिखा हुआ है ये वाली बात जो कर रहे हैं ये जा रहा है 31 जनवरी 2019 तक, मतलब एनुअल इंश्योरेंस है, मतलब एक साल की, ये लिखा हुआ एनुअल, लेकिन वो 12 महीने उसके पूरे कब तक हो रहे हैं? 31 जनवरी 2019 तक। कितना प्रीपेड है उसके अंदर? 7 महीने। 7 महीनों का प्रीपेड है। तो 7 महीने का निकालेंगे कैसे? 175 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, 175 मल्टीप्लाइड बाय 7/12। हाँ जी 175 सर। 175, ये 175 प्रीपेड है,
तो पता है हम प्रीपेड का क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और इसको करंट एसेट में लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। वो जो पिछला प्रीपेड इंश्योरेंस था वो हमारा एक्सपेंस बन गया और जो इस साल वाला प्रीपेड है वो हमारा एसेट बन जाएगा। तो अगर कोई ऊपर प्रीपेड के नाम से अमाउंट पड़ी हुई है उसमें जाकर ऐड कर दो प्रीपेड, ये प्रीपेड इंश्योरेंस में ही 140 निकाल दो, खत्म कर दो क्योंकि वो प्रीपेड अब नहीं रहा। 140 खत्म करके 175 ऐड कर दो, 140 खत्म करके 175 ऐड कर दो। दूसरे लफ्जों में प्रीपेड इंश्योरेंस में, यहां पर मैं अलग से भी बता देता हूं, वो जो पिछला प्रीपेड इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस बन जाएगा और प्रीपेड खत्म हो जाएगा 140 से, ठीक है। और जो 175 है वो प्रीपेड के नाम से डेबिट हो जाएगा और इंश्योरेंस एक्सपेंस से माइनस हो जाएगा 175 से। अब जो मामला हमारा बना कुछ इस तरह से बना कि हमारे पास 300 इंश्योरेंस पड़ी हुई है, ठीक है। इस 300 इंश्योरेंस के अंदर हमने करना क्या है, 300 इंश्योरेंस के अंदर 140 प्लस कर देना क्योंकि वो अब एक्सपेंस बन गया है और प्रीपेड खत्म हो गया, ठीक है। एक्सपेंस में क्या अमाउंट जाएगी वो लिखने लगा और 175 उसमें से माइनस हो जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से क्या आ जाएगा, पहले जो 140 पड़ा हुआ है वो माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और 175 आ जाएगा। तो जनाब इसका आंसर बता दें पहले वाले का, ये तो 175 आ गया प्रीपेड के अंदर, 265 जी सर। तो 265 हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा और प्रीपेड के नाम से 175 हमारा करंट एसेट में चला जाएगा। क्लियर होगी बात? चलो जी, ये भी एक अच्छा चीज ही खत्म होगी। नंबर 4 पे है, आज की सारी एडजस्टमेंट बहुत अच्छी हैं, ठीक है। नंबर 4 पे है, ऑन 29 जून 2018 dishonored check rupees 285 was returned by the bank। डिसऑनर चेक हो गया, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ दिस रिटर्न, मतलब डिसऑनर की एंट्री पास ही नहीं की। दिस चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर नेट ऑफ 5% सेटलमेंट डिस्काउंट। ये चेक हमने रिसीव किया था कि एक कस्टमर ने हमें 5% के ऊपर सेटलमेंट डिस्काउंट पे दिया था। सबसे पहले मुझे चेक रिसीव की एंट्री सिखाएं, फिर हम उसके डिसऑनर की एंट्री पास कर देंगे। बैंक टू अकाउंट रिसीवेबल। देखिएगा, बड़ा ध्यान से बैठना है आप लोगों ने, मैं 2 एंट्री सिखाने लगा हूं। अगर तो डिस्काउंट का चक्कर ना हो, चेक रिसीव विदाउट डिस्काउंट हो, विदाउट डिस्काउंट, तो मेरे भाई एंट्री पास होती है बैंक डेबिट, चेक रिसीव की एंट्री लिखने लगा हूं। जब चेक मिला था, चेक मिला था तो एंट्री पास हुई थी बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सपोज है 200 रुपए लिख देते हैं। चेक डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री पास होगी, चेक डिसऑनर की एंट्री पास होगी, रिवर्स हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल टू बैंक 200 से। ठीक होगी बात? हाँ जी, तो उसने कहा कि चेक डिसऑनर की एंट्री नहीं पास की, तो एंट्री पास करोगे तो अकाउंट रिसीवेबल में प्लस कर दोगे और बैंक में से माइनस कर दोगे। लेकिन ये तब एंट्री पास होगी अगर डिस्काउंट का जिक्र नहीं होगा। अब बात करते हैं कि विद डिस्काउंट अगर कोई पैसे मिलते हैं, विद डिस्काउंट,
तो फिर क्या एंट्री पास होती है? जब चेक मिलता है तो जरा गौर फरमाइएगा, इसी की एंट्री पास करते हैं। आपने 285,000 रिसीव किया 5% डिस्काउंट के साथ, तो बताओ असल पैसे कितने लेने थे? 300,000. 285 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 300, क्योंकि 285 नेट ऑफ 5% है। 285 नेट ऑफ 5% है। ठीक होगी बात? तो आए जरा। हाँ जी, तो एंट्री पास होगी बैंक डेबिट। बैंक में तो 285 ही आया, बट हमारा जो रिसीवेबल खत्म हुआ वो तो 300 से खत्म होगा। तो डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड या सेल्स, ये एंट्री पास होती है अगर विद डिस्काउंट के साथ हमें कोई चेक मिलता है, मतलब हम नेट ऑफ डिस्काउंट अगर मिले तो ये वाला चेक डिसऑनर हुआ है तो पूरी ये वाली एंट्री रिवर्स करेंगे, डिस्काउंट वाली। तो ये एंट्री रिवर्स करने में क्या होगा? कहता है नो एंट्री वाज मेड ऑफ दिस रिटर्न, हमने रिटर्न की एंट्री पास नहीं की हुई, तो कर देते हैं एंट्री पास। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 300 से, बैंक क्रेडिट 285 से, सेल्स क्रेडिट 15 से, या डिस्काउंट अलाउड। अब हमने तो ये रेक्टिफाई किया, अब इसकी देखते हैं कि कहां कहां पे असर जा रहे हैं। सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल में 300 प्लस हो जाएगा क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। बैंक में 285 माइनस हो जाएगा क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है। सेल्स 15 से क्रेडिट हो रही हैं तो सेल्स में जाकर ऐड हो जाएगा। अगर आप अपना इफेक्ट देखो कि डेबिट क्रेडिट साइड पर इफेक्ट बराबर आ रहा है, तो नेट इफेक्ट 285 से ही आ रहा है, नेट इफेक्ट 285 से ही आ रहा है। देखें, सॉरी 15 से आ रहा है, 285 से नहीं 15। डेबिट साइड पर 300 रुपया ऐड और 285 माइनस, तो डेबिट साइड पर 15 ऐड हो रहा है और सेल क्रेडिट साइड पर भी 15 ऐड हो रहा है, तो इफेक्ट भी बराबर है। तो हमने ये इफेक्ट लेना है। देखें, जब डिस्काउंट के बगैर चेक मिलेगा तो वो डिस्काउंट के बगैर वाली एंट्री पास होगी, और अगर डिस्काउंट के साथ चेक मिलेगा तो डिस्काउंट वाली एंट्री पास होगी। गॉट इट? और सर इसके ये अंदर आपने इसके साथ डिस्काउंट अलाउड भी लिखा है। डिस्काउंट अलाउड तो हम माइनस नहीं करते सेल से। बिल्कुल माइनस करते हैं, वो माइनस कर चुके थे। एक बंदे ने हमें चेक दे दिया था और उसमें से डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया था, बट वो चेक डिसऑनर हो गया। तो अब जब डिसऑनर हो गया तो फिर रिवर्स कर देंगे। हाँ ओके, समझ आ गई। डन हो गया? चलो जी, गुड हो गया। तो सर आगे डिस्काउंट अलाउड में से फिर माइनस करेंगे, सेल्स में ऐड और डिस्काउंट अलाउड से माइनस। नहीं, एक ही काम करना है, सेल या डिस्काउंट अलाउड दोनों में से एक काम है। और वो हम सेल, अब सेल देखो ना, आप डिस्काउंट को देखो ही ना, आप सेल को देखो, क्योंकि सेल या डिस्काउंट अलाउड दोनों में से एक काम करना होता है, दोनों नहीं करने। अगर सेल्स में ऐड करेंगे तो डिस्काउंट, अगर सेल में ऐड ना करें तो डिस्काउंट अलाउड से माइनस करेंगे। डिस्काउंट अलाउड से बाद जब माइनस करेंगे तो फिर जाकर वो डिस्काउंट अलाउड में कम अमाउंट माइनस होगी, जाकर सेल में से ही माइनस होना है, तो अल्टीमेटली वही इफेक्ट आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड से माइनस कर देना तो फिर जो नेट अमाउंट आएगी वो सेल में माइनस कर देना, या तो आप ऐसा करो डिस्काउंट अलाउड एज इट इज लिख दो और ये अमाउंट जाकर सेल में ऐड कर दो, तो नेट होकर डिस्काउंट अलाउड उतना ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट 4% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। चलो जी, इसको भी डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स पे आ जाएं। अलग से कहते हो तो बता देता हूं, यहां पर है जरा, हमने एक तो बैड डेट्स लिखने होते हैं,
और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल लिखने होते हैं। हाँ जी, सबसे पहले जाएं जरा बैड डेट्स, पहले तो यहां से शुरू किया करें अलाउंस रिसीवेबल से। अकाउंट रिसीवेबल कितने गिवन है हमारे पास? अकाउंट रिसीवेबल ढूंढो जरा। ट्रेड रिसीवेबल 5350। जी सर। अब 5350, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, कोई एडिशनल बैड डेट्स तो नहीं है। एक एडजस्टमेंट हमने अभी ताजा ताजा की है कि रिसीवेबल में से 300 उसमें प्लस कर देंगे। रिसीवेबल में 300 प्लस कर देंगे। अभी जो एंट्री हमने पास की है ये वाली। इसके अलावा रिसीवेबल की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। हो गया ऐड। अब जो अमाउंट आ रही है इसका ले लेंगे 4%। जो अमाउंट आ रही है इसका ले लेंगे 4%। तो मेरे भाई इस ये आ रहा है 5650। जी सर। तो 226 यस सर। माइनस 226 जो कि ये इसको हम बोलते हैं हमारा कैरी डाउन। तो जब आप लोग अपने रिसीवेबल लिखोगे तो वो लिखोगे 5650 माइनस 226 5424। कभी कभी वो अलग अलग भी लिख देता है, ये 5650 अलग लिख देता है, 226 अलग लिख देता है। अलग लिख देगा तो हम भी अलग अलग बता देंगे, और अगर वो नेट करके हमें बताएगा तो हम भी नेट करके बता देंगे। तो ये तो चला गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। ठीक होगी बात। और बैड डेट्स में आए जरा, तो सबसे पहले देखें हर तरह के बैड डेट्स क्वेश्चन के अंदर 106 हमारे पास बैड डेट्स गिवन है, प्लस हम कर देते हैं कैरी डाउन, माइनस कर देते हैं ब्रॉड डाउन। तो ब्रॉड डाउन देखिए कितना गिवन था, 220 220 कहां पर है? 220। तो माइनस कर देते हैं 220। तो ये हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा 112। ठीक होगी बात। अच्छा, ये भी दो तरीकों से आ सकता है। वो ये भी कह सकता है कि 106 को अलग से एक्सपेंस में लिख दे और इसके डिफरेंस को अलग से एक्सपेंस में लिख दे। देखें क्वेश्चन को ना हर तरह से आपको टैकल करना आना चाहिए। या तो वो बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से 112 एक्सपेंस में लिखा होगा, या एक्सपेंस में 106 अलग लिखा होगा और 6 अलग लिखा होगा। 106 बैड डेट्स के नाम से लिखा होगा और 6 अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से लिखा होगा, या फिर ये दोनों इकट्ठे प्लस करके भी दे सकता है। ठीक होगी बात। चलेंगे नेक्स्ट। इसको भी मैं टिक करने जा रहा हूं क्योंकि ये सारी बारी बारी हम एडजस्ट में लिखते जा रहे हैं। और लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद डेप्रिसिएशन है और खत्म। डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो पता है कैसे डेप्रिसिएशन लेनी है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। बट इसमें जो पॉइंट नंबर 6 है ना, ये बहुत अच्छा है। एडवांस रिप्रेजेंट, सारे एक्टिव हो जाए थोड़ा सा। एडवांस रिप्रेजेंट, ऊपर लिखा हुआ है एडवांस, जाकर देखते हैं एडवांस कितना लिखा हुआ है। एडवांस ये लिखा हुआ है 384। यहां पर मैं लिख देता हूं एडवांस 384। गॉट इट। एडवांस रिप्रेजेंट। अब आए पढ़ते हैं 40% पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ व्हीकल। 40% पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ व्हीकल। कहता है हमने जो ऊपर लिखा हुआ ना 40% 384, ये बेसिकली हमने व्हीकल खरीदना है तो उसकी एडवांस पेमेंट की हुई है। मतलब व्हीकल खरीदने के लिए एडवांस बुकिंग करवाई हुई।
रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड इन सितंबर 2018, बाकी के पैसे हम उनको दे देंगे सितंबर 2018 के अंदर, जो कि हमारा मतलब ईयर एंड के बाद। नो एंट्री वाज पास्ड, कोई एंट्री पास नहीं की। व्हेन व्हीकल वाज डिलीवर्ड ऑन 1 जून 2018, जब व्हीकल हमारे पास पहुंच आया हमने कोई एंट्री पास नहीं की। अच्छा, व्हीकल हमें हमारे साल के अंदर मिला या नहीं? मिली है। 1 जून को हमें व्हीकल मिल गया और हमें इसकी 1 महीने की डेप्रिसिएशन भी ले गया। इसका मतलब है जब व्हीकल मिलेगा तो हमें एंट्री तो पास कर लेनी चाहिए थी, व्हीकल मिलने की एंट्री पास कर लेनी चाहिए। तो अब जरा ध्यान से, ये अमाउंट है 40%। मुझे कोई व्हीकल की असल कीमत बता सकता है? 960। यहां पर देखिएगा 384 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब जो अमाउंट हमारे पास है 384, ये उसने खुद ही कह दिया 40% है। 960। 384 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 960। ठीक होगी बात? अब मुझे एंट्री जरा पास करके लिखें। अब व्हीकल हमारे पास आ गया 1 जून को, हमने कोई एंट्री पास नहीं की, तो व्हीकल तो डेबिट कर दूंगा मैं, और करूंगा भी पूरी कॉस्ट से, क्योंकि कोई आधा व्हीकल नहीं आया आपके पास। ठीक है, तो 960 का व्हीकल मेरे पास आ गया, तो 960 से व्हीकल डेबिट। मैंने जो एडवांस 384 दिया हुआ था, क्या अब एडवांस रहा या खत्म हो गया? व्हीकल खत्म हो खत्म हो जाएगा। गया। व्हीकल आपके पास पहुंच चुका है, तो आपने क्या करना है? व्हीकल को कर देना है एडवांस को कर देना है खत्म 384 से। और जो बाकी पैसे बचते हैं, क्योंकि 960 में से आपने 384 दिया हुआ था, जो 576 रुपया बचता है वो आपने नहीं दिए अभी, वो आ जाएगा अदर पेएबल के अंदर। 576 वो देने हैं सितंबर में, वो देने हैं सितंबर में, तो 30 जून तक नहीं दिए। तो जब व्हीकल आपको मिलेगा तो आपने ये काम करना है, ये एक एंट्री पास करनी। अब ये किधर किधर इफेक्ट जा रहा है? व्हीकल में प्लस हो जाएगा, एडवांस खत्म हो जाएगा, और ये करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, क्योंकि सितंबर में अगले साल ही पैसे दे देने हैं, तो ये हमारा करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। और 1 महीने की डेप्रिसिएशन भी आएगी। वो जो आप ऐसा करना ना, जो पुराने व्हीकल पड़े हुए हैं, जो पुराने एसेट्स हैं, उनको अलग से डेप्रिशिएट करना पहले सेपरेटली, इसको प्लस माइनस करने से पहले। ठीक है, उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी 1 महीने की, तो 960 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इसकी तो डेप्रिसिएशन थी नहीं ना, एडिशन है ना ये। डेप्रिसिएशन कितनी है व्हीकल पे? इक्विपमेंट 25%, 25% मल्टीप्लाइड बाय 1/12, तो व्हीकल तो पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा। 960 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 1/12, तो 20। ये 20 अब जाकर एक तो एक्सपेंस में भी जाएगा, दूसरा अपनी अक्यूमुलेटेड एक्शन में ऐड हो जाएगा, या डायरेक्ट अपने एसेट में से माइनस हो जाएगा। ठीक होगी बात? उसके बाद ये आखिरी एंट्री भी मैं पास करवा देता हूं। इक्विपमेंट 15% डेप्रिशिएट हो रहा है और व्हीकल 25% डेप्रिशिएट हो रहा है। सर एक्सक्यूज मी सर जी, वो अदर पेएबल वाला एक दफा बता दें, लास्ट वाली वो पिछली एडजस्टमेंट में। देखिए ना, उसमें उसने ये कहा था कि आपने जो बाकी के रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड इन सितंबर 2018, और हमारा ईयर एंड है जून 2018। आपने व्हीकल का 384 दिया हुआ था एक जगह, व्हीकल लेकर आ गए, इसका मतलब है एडवांस खत्म हो गया। बाकी पैसे आपके 576 और रुपए देने बनते हैं, लेकिन वो अभी आपने पे नहीं किए, कैश आपका क्रेडिट नहीं हुआ, बल्कि वो देने साल के बाद।
तो जो साल के बाद देंगे वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। ओके सर। चले जनाब, आ जाए जरा, ये हमारे पास इक्विपमेंट को कैसे डेप्रिशिएट करना है। 17,000 माइनस 4,800, क्योंकि इसके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो 17,000 में से माइनस कर देंगे 4,800, हमारे पास आ जाएगा 12,200। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 0.15 से, 1830। हाँ जी मेरे भाई, इसकी इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आ गई 1830। एक तो ये चला जाएगा एक्सपेंसेस के अंदर, और दूसरा अक्यूमुलेटेड ऑप्शन में ऐड हो जाएगा, या डायरेक्ट 17,000 से ये भी माइनस हो जाएगा। व्हीकल में पहले व्हीकल में ऐड ना कर देना, पहले इसकी डेप्रिसिएशन लेना, क्योंकि ये इस पर तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी ना। 3,000 में से 1,200 माइनस करोगे, वो आएगा 1,800। इसका 25% लेंगे, 1,800 का 25% लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 450। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि व्हीकल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आ जाएगा, तो जरा चेक कीजिएगा। एक 3,000 में 960 ऐड हो जाएगा, एक पिछली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी, और दूसरा 450 भी माइनस होगा, और 20 भी माइनस होगा। इसका जो नेट बैलेंस आएगा ये होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। देखिए 3,000 पहले के पड़े हुए थे, 960 का आ गया एसेट, डन। 1,200 पहले की डेप्शन पड़ी हुई है, 450 और 70 अब आ गई। ओके होगी बात। और एक्सपेंस के अंदर 450 भी जाएगा और 20 भी जाएगा। तो अब बताएं जनाब, ये क्वेश्चन अब आप कंप्लीट खुद से करोगे, एडजस्टमेंट हो गई सारी हमारी। जी सर। सर ये सारी व्हीकल्स की एक साथ उन्होंने बताई है क्या? नहीं, हमने व्हीकल तो एक ही दफा लिखेंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2 व्हीकल तो नहीं लिखेंगे ना। जब व्हीकल के नाम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, तो व्हीकल तो एक ही नाम से आएगा ना, 2 दफा तो व्हीकल नहीं आएगा ना। तो इसलिए 3,000 पहले के पड़े हुए हैं, 960 जो एडवांस इसका दिया था वो भी आ गया, तो प्लस हो गया, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। जो पहले वाली पड़ी है वो भी, या इसके अंदर ही वो जो 450 और 20 ऐड करके माइनस कर देना। चलें जी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और फाइनल अकाउंट का सिर्फ आज ये एक ही सवाल आपने करना है, और कल के लिए क्योंकि आगे हमारी फाइनल असाइनमेंट फाइनल अकाउंट की स्टार्ट होने जा रही है, तो आपने बुक के मामला खत्म हो गए, बुक आपकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसके बाद जो 2 सवाल है ना वो पार्टनरशिप की है, वो मैं आपको पार्टनरशिप के साथ करवाऊंगा मंगल वाले दिन, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये काम खत्म हो गया आपका, कल से इंशाल्लाह इसकी फाइनल असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आप